किसी भी सरकार की जो तासीर है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न है, वो सरकार के पिछले बिहेवियर से तय होता है। ये जो पूरक मांगों के लिए ये जो बजट सत्र लाया जा रहा है, पूरक 4 दिन का, जिस हिसाब से सरकार ने पिछले 4.5 साल 5 साल में जो खर्चे किए हैं और उस खर्चों के मद यदि हम देखें, तो ये समझ में नहीं आता कि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्चे थे, अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्चे थे, ये किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए खर्चे थे। तो ये खर्चे किस लिए थे? और यदि ये खर्चे लोगों पे हुए हैं, यदि अभी तक का बजट जो किया है वो लोगों तक पहुंचा है, तो फिर लोगों में नाराजगी क्यों है? फिर ये अलग अलग पैरामीटर्स के जो सर्वे आते हैं, जो सरकारी एजेंसियों के सर्वे की बात कर रहा हूं मैं, चुनावी सर्वे की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें उत्तर प्रदेश बहुत निचले स्तर पे क्यों है? इसका ही मतलब है कि आने वाला जो ये पूरक मांगे हैं, ये भी उन्हीं चीजों के लिए होगी जो अखबारों में विज्ञापन दिए जाएंगे, चैनलों को बहुत ज्यादा पैसा फेंका जाएगा, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है। ऐसे चुनाव के समय पहले ही इतना पैसा फेंक के रखो ताकि चुनाव के समय उनसे कुछ फायदा मिले, या उनसे अपना भोपू बना के अपनी वाही करते रहो और अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करो। इस सरकार ने यदि सही समय पे सही खर्चा किया होता, तो क्या ये सरकार गरीबी में तीसरे नंबर पे होती? बिहार और झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर सबसे ज्यादा गरीब लोगों के वाले प्रदेश में जाता है। तो 3 नंबर पे यदि गरीबी उत्तर प्रदेश में है, तो इसका मतलब 5.5 साल जो सरकार ने 5 साल जो सरकार ने काम किया, वो काम क्या किया? ये गरीब, आज यदि आप 5 किलो अनाज 80 इतने करोड़ लोगों को देने की बात करते हैं, दाल चावल उनके घर पहुंचाने की बात करते हैं, उनको 500 रुपए महीने का किसानों को भीख का अनुदान देना पड़ता है, ये सारी चीजों के इंडिकेटर है कि आपके यहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और यदि ये आर्थिक स्थिति खराब है, तो अभी तक का जो बजट का व्यय है, वो बजट गया कहां? वो बजट काहे पे खर्चा हुआ? और यदि वो बजट लोगों पे खर्चा नहीं हुआ, यदि वो बजट कमीशनबाजी में चला गया, यदि वो बजट नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में चला गया, तो फिर आने वाला ये जो पूरक मांग है वो भी बनेगी। इस प्रदेश पे कर्जा जो है, वो देश के सबसे बड़े कर्जदार राज्यों में से एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में संभावित कर्ज जो अभी 21 खत्म होने जा रहा है, 21-22 का जो संभावित प्रोजेक्शन है वो 6 ट्रिलियन का प्रोजेक्शन है। अभी 5.60 के आसपास का कर्जा बैठता है। यदि 6 ट्रिलियन का कर्जा सर पे रख के गरीबी रेखा के तीसरे नंबर पे आने के बाद कुकिंग फ्यूल, हम कहते हैं ना कि हर घर में प्रधानमंत्री जी और योगी जी बार बार बात करते हैं और सारे नेता बात करते हैं कि हर घर में सिलेंडर दिया, माता बहनों के आंखों में धुआं जाता था। तो फिर उत्तर प्रदेश में कुकिंग फ्यूल इंडिकेटर में 70% लोग ऐसे क्यों हैं जिनके पास अभी भी कुकिंग फ्यूल, ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल की बात होती है? और ये आंकड़े पे मैं नहीं जाता। हाल ही में मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में मैंने ग्रामीण भाग एरिया में मैंने दौरा किया और मैंने पाया कि गांव में दोनों तरफ रास्ते की तरफ से कंडे, गोबर के कंडे लिपे होते हैं और सूखने के लिए रखे होते हैं। ये कंडे कोई खेत में डालने के लिए नहीं होते, ये कंडे जलाने के लिए होते हैं। जब आपको कंडों पे जला खाना बनाना है, तो इसका मतलब आपके यहाँ का जो गैस का सिलेंडर है, ये ढकोसला है। ऐसी कई योजनाएं हैं। हाउसिंग में करीब करीब 70% लोग ऐसे हैं कि जिनके जो हाउसिंग की स्कीम सरकार बता रही है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने लाख लोगों को दिया, किन को दिया भाई? और इतने लोगों को दिया तो फिर आज 70% के आसपास लोग बिना छत के क्यों हैं? ऐसे कई सैनिटेशन स्वच्छता अभियान पूरे देश में चल रहा है। बहुत सारा पैसा उत्तर प्रदेश को मिला, लेकिन फिर 63.7% लोग सैनिटेशन में पिछड़े हैं। ऐसे कई योजनाएं हैं। कुपोषण में उत्तर प्रदेश आगे है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होने में उत्तर प्रदेश आगे है। यदि ये तमाम चीजों पे सरकार पैसा नहीं खर्चा कर रही थी, तो 5 साल तक सरकार ने पैसा काय पे खर्चा किया? सरकार ने प्रधानमंत्री के रैलियों पे आयोजन में पैसा खर्चा किया, सरकार ने बड़े बड़े मंदिरों के कॉरिडोर में पैसा खर्चा किया, सरकार ने दिए जलाने के लाखों दिए जलाने के खर्चा किया, बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित करने में खर्चा किया। तो ये प्रोडक्टिव कहां है? आपकी श्रद्धा हो सकती है, मैं भी सनातन हिंदू धर्म को मानता हूं, श्रद्धा मेरी भी है,
लेकिन मेरे घर में पूरा परिवार यदि भूखा बैठे तो मैं एक अगरबत्ती भी भगवान के सामने लगाने की स्थिति में नहीं रहूंगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता को भी ये देखना होगा कि सरकार ने इतना पूरा तिजोरी खाली कर दी है, सरकार के पास पैसा नहीं है। तो सरकार मार्च तक के लिए, क्योंकि नई सरकार आती सी नया बजट देगी, तो मार्च तक के लिए सरकार पैसा मांग रही है। इसका मतलब सरकार ने पहले ही पैसा खर्चा किया, और खर्चा कैसा किया जिसका ब्यौरा आपने दिया है रूपी जी की, कितने लाखों करोड़ों रुपए विज्ञापन पे दिए। मुझे ये नहीं समझ में आता है, दिल्ली के बड़े बड़े अखबारों में, राष्ट्रीय अखबारों में, जिनकी एक पेज की कीमत लाखों रुपए है, ऐसे जगह पे उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये विज्ञापन दे के सरकार की क्या उपलब्धि होगी? मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को तो आप बताओ कि हमने ये योजना लागू की, इसका उपयोग लो। लेकिन वो जब विज्ञापन मध्य प्रदेश में छपते हैं, उत्तर प्रदेश के विज्ञापन जब बंबई दिल्ली में छपते हैं, तो इसके मायने क्या है? इसके मायने आप उन पब्लिशर्स को खरीद रहे हैं। ये विज्ञापन नहीं है, रिश्वत का पैसा है। जब बोइंग विमान कंपनी अपना विज्ञापन देती है तो इकोनॉमिक्स टाइम जैसे जगह पे देती है। उसे मालूम है बोइंग के बारे में जो निर्णय लेंगे, या जो कंपनियां बोइंग खरीदने की ताकत रखती है, या जो बोइंग सरकारें या विमान कंपनियां खरीदती है, उनका जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं वो इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ते हैं, इसलिए उसमें विज्ञापन होता है। लेकिन कभी आपने दैनिक जागरण में, जो सबसे बड़ा अखबार, या दैनिक भास्कर में बोइंग का विज्ञापन देखा है? क्योंकि हर कोई विज्ञापन देने के पहले हमको इससे फायदा क्या, इसका फुटप्रिंट क्या, ये देखता है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी ऐसा देखा? जिन चैनलों की कोई औकात नहीं, सिर्फ सुबह से शाम तक जो भगवा झोला पहन के सरकार के हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन चैनलों को करोड़ों का पेमेंट देते हैं क्योंकि सिर्फ आप अपनी वाही वाही करवाने के लिए होते हैं। लोग आपका आदर करेंगे, लोग आपकी जय जयकार करेंगे। भगवान राम की लोगों ने जय जयकार की थी, इसके लिए भरत और लक्ष्मण ने पैसा रिलीज नहीं किया था जय जयकार करने के लिए, और उन्होंने दिए सरकारी खर्चे से नहीं जलाए थे। मैं फिर भी एक बार रिपीट करता हूं, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं कि प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में देवी अहिल्या का नाम लिया कि इंदौर की राजमाता देवी अहिल्या ने जीर्णोद्धार किया मंदिर का। लेकिन वो समय याद कीजिए, पूछिए जाके, मालवा का इतिहास देखिए, इंदौर का इतिहास देखिए। इंदौर सबसे खूबसूरत ही नहीं, सबसे संपन्न शहरों में से एक शहर था। जब अहिल्या ने अपने राज्य में सारे पैरामीटर्स पे, उच्चतम लेवल पे सब अचीव किया, उसके बाद वो जीर्णोद्धार के लिए आई। उसने देखा कि इंदौर में कोई भूखा नहीं मर रहा है। उसने देखा कि पूरा जो मालवा राज्य था उनका, होलकर का, उसमें किसान खुश है, व्यापारी खुश है, सीमाएं सुरक्षित है, सारी चीजें जब अच्छे पैरामीटर थी, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, जब ये सारी पैरामीटर्स पे राज्य ठीक था, तब जाके उन्होंने जीर्णोद्धार किया। अहिल्या जी को हम जानते हैं, अहिल्या जी का इतिहास हमने पढ़ा है, और इतिहास ये कतई नहीं बताता कि अहिल्या जी इंदौर में भूखे लोगों को छोड़ के मंदिर बनवाती या जीर्णोद्धार करती। या अहिल्या ने कभी किया ही नहीं। लेकिन आज 800 करोड़ का, 500 करोड़ का, 500 करोड़ का बाबा विश्वनाथ का मंदिर का कॉरिडोर जरूर था, या 500 करोड़ के 10 अस्पताल बनारस के लिए जरूरी थे। वो मंजर देखिए कोविड 2 में बनारस में क्या हुआ। इस सरकार की प्रायोरिटी ही नहीं है पैसा खर्चा करने में। ये सरकार अपने जैसा मठ चलाते हैं वैसा योगी जी ने सरकार चलाई, और यही कारण है कि आपके पैसे तिजोरी खाली हो गई है, क्योंकि आपने पैसे नॉन प्रोडक्टिव स्कीम्स पे खर्चा किए, नॉन प्रोडक्टिव चीजों पे पैसा खर्चा किए। इसलिए अभी भी गन्ने का बकाया देना बाकी है, इसलिए अभी भी नौकरियां आपके पास देने की जगह नहीं है, इसीलिए अभी भी आप सब बात करते हैं खाद की, खाद मिलेगा, लेकिन खाद के लिए किसान परेशान होता हुआ दिखाई देता है। आज भी आपके पास पूरी बिजली नहीं है, जो पूरे किसान कहे कि हमको 24 घंटे बिजली मिलती है। 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य है, इसके मायने आपके पास 24 घंटे बिजली देने की बिजली नहीं। यदि आपको इतना पैसा खर्चा करना है, इतना पैसा खर्चा करने के बाद यदि आप सब्सिडी देते और बिजली के रेट कम कर देते, आज उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट बहुत ज्यादा है, बहुत कम लोगों को मालूम है। आज जो कोई नलकूप था जिसके ऊपर मोटर लगी थी, उनका 11,000 रुपए का एक साल का बिल आता था, वो आज 33,000 हो गया है, 33,000, 3 गुना पैसा बढ़ा है। उस किसान की दोनों तरफ से मार पड़ी है, प्रकृति अलग मार करती है, एमएसपी मिल नहीं रही है, सरकार अलग मार देती है,
नए नए कानून आके उनका गला दबाती है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और पानी इसका भी पैसा ज्यादा देना पड़े तो किसान कहां जाएगा? वो पैसा किसानों की सब्सिडी के लिए क्यों नहीं जाता? आज सवाल ये है, इतनी महंगी क्यों से किसान क्यों बिजली खरीदे? क्या पाप किया उसने यदि उत्तर प्रदेश में रहा? क्या उसका ये पाप है कि उस उत्तर प्रदेश में वो रहता है जहां राम जन्मभूमि है? उसका पाप है कि जहां काशी और मथुरा है? अरे ये तो भगवान की जगह है, जो भगवान आशीर्वाद देता है। यदि सारा बजट भगवान के पास चला जाएगा तो फिर ये किसान क्या करेगा? सवाल है प्रायोरिटीज की। यदि तुगलकी फरमान वाले नेता राज्य सदगद्दी पे बैठ जाते हैं तो उसकी परिणति सामने दिखाई देती है। इसीलिए इस पूरक बजट में मुझे डर है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे डर है, डर नहीं, ये होना है। ये इस सरकार की जो अभी तक की कार्यकलाप है उसको देखते हुए ये मैं कह सकता हूं, मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन 2022 के चुनाव के रण जब शंख बजेगा उसके पहले बहुत सारा कैश ट्रांसफर होगा लोगों के अकाउंट में, क्योंकि वो खरीदना जानते हैं। उनको लगता है कि लोगों के अकाउंट में कैश ट्रांसफर कर दिया, लोग खुश हो जाएंगे, हाथ में पैसा आ गया। और कोई ऐसी स्कीम आपने दे दी उससे लोग खुश हो जाएंगे, आपने लैपटॉप बांट दिए खुश हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए राजकोष पे जो भार पड़ेगा, इसके लिए जो प्रदेश पे कर्जा बढ़ेगा, वो किसी, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के थ्रू, जो कर्जा आपके राज्य पे है, जो कर्जा आपके राज्य पे है उसका भुगतान महाराष्ट्र और गुजरात नहीं करेगा, वो आप ही को करना पड़ेगा। और वो जो कर्जे का भुगतान आपको तब समझ में आता है जब आपके बजट का बहुत ज्यादा पैसा डेब्ट सर्विसिंग को जाता है। डेब्ट सर्विसिंग के मायने हैं कि जो आप पैसा ब्याज और इंस्टॉलमेंट देने में कर्जे के चुकाते हो। यदि आपकी स्थिति 50% आपका बजट उसमें चला गया तो फिर बाकी 50% में करेंगे क्या? कौन से नए भारत की बात करेंगे? कौन से विश्व गुरु भारत की बात करेंगे? इसलिए नेताओं को सोच समझ के करना चाहिए कि खर्चा कैसे करते और खर्चा काहे पे करते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।